अग्निपथ पर बोले एनएससी अजीत डोभाल, भारत के आसपास के हालात बदल रहे हैं। तो उनकी ओर से कहा गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि हालात के मुताबिक बदलाव भी जरूरी है। देश की सुरक्षा पीएम की प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना देश के लिए जरूरी है। कई सालों से सेना में सुधार होने की बात हो रही थी, हमें भविष्य की तैयारी करनी ही होगी। पहले की सरकारों ने सुधार के फैसले को टाला और सेना में बदलते वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। तमाम बातें और बदलाव पर कहीं ना कहीं वो जोर देते नजर आए। तो भारत के सुरक्षा सलाहकार की ओर से कहा गया है कि ये योजना अब सेना की और देश की जरूरत है। बहुत समय से बात हो रही थी कि सेना में बदलाव की जरूरत है। क्या कुछ बोलेंगे एनएससी अजीत डोभाल, सुनते हैं। I think this is one of the biggest misunderstanding that has been created either deliberately or by lack of full knowledge and understanding of this thing. We are talking about a young man who is 22 or 23 years old, has done 4 years of service and now is in the market. Compare him with any other 21, 22 years old man who has not become Agniveer. This person has become disciplined. He has got the capability to work in a team. He has learned skills. He has developed the confidence, and he is trainable. His mind and his vision. He has got an all India perspective. So he is much more equipped to face the society. On top of it, he has been given a qualification that will be +2. That makes him comparable with any other person in his age group to which the others are joining. So there is no avenue that has been debarred or closed for him. इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलिटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है। आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24-25 साल 26 साल होती है। देखिए, आज हम उस ज़माने में हमारे एज स्पैन के साथ में 1 लाइफ 2 कैरियर्स की बात करते हैं। अब तो लोग 1 लाइफ 3 कैरियर्स की बात करते हैं। कंपेयर करें, यही आदमी अगर 15 साल के बाद जाता तो 32, 33, 34 साल का होता। इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है, उसकी एज इतनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई 3-4 साल हुए हैं। अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है। कोई लड़की होगी तो वही 15-20 साल के बाद शादी के लायक होगी। उसके पास में जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ। पहले का ज़माना फ़र्क था। ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था। गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पर गुजारा हो जाता। आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता, तो उसको सेकंड कैरियर की आवश्यकता होती है। 34 साल के बाद में इसका 40 साल का जीवन अभी और बचा हुआ है। इस 40 साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्ब करें तो वो एक नए कैरियर की नई शुरुआत, नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है। तो अग्निपथ योजना, जिसे लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा का माहौल गर्म है। अग्निपथ योजना पर वहीं सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी अपना बयान दिया है। कहा है 4 साल बाद युवा बहुत उपयोगी बनकर आएगा। तो आज से 4 साल बाद जो लोग वापस आएंगे, जो लोग चाहेंगे, उन सबको हरियाणा में नौकरी दी जाएगी। तो ये सीएम पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि जो 75% युवा वापस आएंगे उनको हर एक विभाग में, हर एक सेक्टर में प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता के आधार पर नौकरी हरियाणा सरकार देगी। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रुप सी में उनको गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। तो ये तमाम बातें सीएम मनोहर लाल की ओर से कही गई हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। तो भिवानी सीएम पहुंचे थे, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है अग्निपथ योजना को लेकर, सुनिए। 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाके अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में
यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटी। तो वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम को आपने सुना कि साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर सीएम के ऐलान के बाद अभय चौटाला की ओर से ट्वीट किया गया है। बिल्कुल, तो उनकी ओर से ट्वीट का निशाना साधा गया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सीएम अग्निवीरों को जॉब की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश में रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी अब तक नहीं मिली। बेरोजगारी में देश में पहले नंबर पर है हरियाणा, 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम साहब जुमलेबाजी करना छोड़े, युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने पर ध्यान दीजिए। उनकी ओर से ट्वीट कर ये तमाम बातें कही गई। तो सीएम की ओर से कहा गया जो वापस लौटेंगे 4 साल बाद, उनको ग्रुप सी में तो कम से कम नौकरी दी ही जाएगी, सभी विभागों में उन्हें वरीयता दी जाएगी। अब अभय चौटाला ट्वीट करते हैं, उनकी ओर से कहा गया जो पहले से रिटायर हैं उनको तो सरकार ने नौकरी दी नहीं है, लगभग सभी विभागों में पद खाली हैं, 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। अब इसी को लेकर अभय चौटाला ने निशाना साधा है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। अग्निवीर योजना भी 3 काले कानूनों की तरह चंद उद्योग घरानों को फायदा देने के लिए बनाई गई है। ये देश के लिए आत्मघाती साबित होगी। योजना को लेकर देश के युवाओं में भारी आक्रोश है। केंद्र सरकार को इस सैनिक विरोधी अग्निपथ जैसी घातक योजना लागू करने के बजाय सेना की नियमित भर्ती करनी चाहिए। ये नसीहत दी गई है अभय की ओर से। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने निशाना साधा है। सत्ता की भूख में कांग्रेस आंदोलन करने को मजबूर हो गई है। अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों पर भी मंत्री ने अपना बयान दिया। 30 साल से ज्यादा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि इस योजना के दायरे में आते ही नहीं हैं, उनका प्रदर्शन करने का मतलब क्या बनता है, ये भी उनकी ओर से पूछा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना समझने की जरूरत है। तो ये उनकी ओर से कहा गया कि युवाओं को अग्निपथ योजना समझने की जरूरत है। तो कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर की ओर से पहले कांग्रेस पर वार किया गया कि कांग्रेस में सत्ता की भूख है और अब चूंकि जनता ने सत्ता से बाहर बिठा दिया है तो वो प्रदर्शन करने को मजबूर है। जो लोग आयु सीमा के दायरे में ही नहीं आते हैं वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी समझ से परे है। जो जजों के खिलाफ बोल रहे हैं कितने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था वहां से, बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए है कि जज अभी तक जिंदा है? तो मैं ये नहीं कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इसलिए। जब राष्ट्रहित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आज़ादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं। और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आज़ादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इस टाइप की बात पे? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पर मेरे पास बहुत सी तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे। चाहे कल नगर निगम नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है, स्थिति कैसी रहेगी? देखिए जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सारी सीटें जीतेंगी। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया तो 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे, और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे, और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने 4 जगह बात की, सारी सीटें जीतेंगे। अगली खबर है रोहतक से, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की ओर से बयान दिया गया। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना की जरूरत युवाओं को अपराध, हत्या और नशे से बचाने के लिए पड़ी है।
पूरे देश में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के अनुसार युवाओं को हत्यारा, चोरी, डकैती और अपराधी बनने से बचाने के लिए अग्निपथ योजना लाने की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर हर 1 मिनट में दुष्कर्म और हत्या हो रही है। ऐसे में यदि अग्निपथ योजना के तहत 50,000 युवा भी संस्कारी बनकर निकलेंगे तो देश के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी तो वहीं अग्निपथ योजना पर भी बयान दिया। देश से लेकर विदेश तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत तमाम देशों में आज योग पर कई कार्यक्रम हुए हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी मैसूर पैलेस में योग करने पहुंचे। इसके साथ ही देश भर के अलग अलग राज्यों में योग दिवस का आयोजन हुआ। हर बार पीएम मोदी ने अलग लोकेशन और अलग थीम चुनी है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक इस थीम को रखने का मकसद कोविड के दौरान जिन लोगों को शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा उन्हें आराम देना है। बता दें, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में 21 जून को मनाया गया था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया था। 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर योगासन किया था, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। साल 2021 में कोविड की दूसरी लहर की वजह से कोई सार्वजनिक योग कार्यक्रम नहीं हुआ था। पीएम मोदी और अन्य लोगों के संबोधन के बाद वर्चुअली ही इस दिन को मनाया गया था। वहीं भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाने पहुंचे। उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। देखें, दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से इसे सफल बनाने की अपील की। पीएम मोदी योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर में मौजूद रहे। सुबह 7 बजे मैसूर पैलेस मैदान में योग सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी के साथ हजारों लोगों ने योग किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग हमारे लिए शांति लाता है। योग से शांति सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं, योग हमारे समाज में शांति लाता है। योग हमारे राष्ट्रों और विश्व में शांति लाता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैसूर जैसे आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य की दिशा दे रही है। योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे में देश 75 ऐतिहासिक केंद्रों पर एक साथ योग कर रहा है। बता दें कि पीएम मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद साल में एक दिन योग के नाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार किया गया था। हरियाणा में योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भिवानी में आयोजित किया गया। यहां सीएम मनोहर लाल ने कई बड़े ऐलान किए। ये ऐलान अग्निपथ योजना से रिटायर होने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विश्व योग दिवस पर लोगों को योग कर फिट रहने का संदेश दिया। सीएम मनोहर लाल ने भिवानी में योग किया। भिवानी में हरियाणा का राज्य स्तरीय समारोह हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि अग्निपथ योजना से रिटायर होने वाली हरियाणा के युवाओं को राज्य सरकार नौकरी देगी। पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रुप सी में भी अग्निपथ से रिटायर होने वाले युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। भिवानी के अलावा हरियाणा के अलग अलग जिलों में योग दिवस मनाया गया। यमुनानगर में योग दिवस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर शामिल हुए। यहाँ स्कूली छात्रों ने भी योगा दिवस में शिरकत की। हरियाणा के कई जिलों में योग के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच पीएम मोदी से तीनों सेना प्रमुखों की मुलाकात आज हो सकती है। तो तीनों सेना प्रमुख अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी को पूरी जानकारी देने के साथ साथ इसे लागू करने की योजना को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं।
अग्निपथ योजना के देश भर में विरोध के बीच आज तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अलग अलग मुलाकात कर तीनों सेना प्रमुख अग्निपथ योजना के साथ साथ इसके लागू करने में अपनी योजना के बारे में जानकारी दे सकते हैं। नई सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में व्यापक विरोध के बीच बैठकों की योजना बनाई जा रही है। पता चला है कि तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को योजना के लागू होने के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाएंगे। पीएम मोदी और सेना प्रमुखों के बीच बैठकों के बारे में कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। 14 जून को नए सैन्य भर्ती मॉडल की घोषणा के बाद देश के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अग्निपथ योजना में 17.5 साल से 23 साल की आयु के बीच युवाओं को केवल 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान है, जिसमें 25% को 15 साल तक बनाए रखने का प्रावधान भी है। नई योजना के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों को अग्निवीर के रूप में पहचाना जाएगा। कई विपक्षी दलों के साथ साथ सैन्य दिग्गजों ने 75% रंगरूटों के 4 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए योजना की आलोचना की है। सरकार इस योजना का पुरजोर बचाव कर रही है। चलिए बात करेंगे पानीपत की। पानीपत से खबर है जहां 8 साल के मासूम बच्चे को अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती भी मांगी है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कि पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानीपत से 8 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती मांगी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए 15 लाख रुपए की फिरौती परिवार से मांगी गई है। एक कागज का टुकड़ा घर पर फेंका गया रौनक के। तो परिवार के लोग परेशान हैं। पुलिस पूरी तरह से गांव की चेकिंग करी है कि कहीं पर रौनक जो है सुरक्षित घर वापस लौटे। जिसके और परिवार के कुछ और सदस्य हैं। क्या कहना चाहोगे, किस वक्त चिट्ठी मिली और कैसे पता लगा? 2:30 बजे मिली चिट्ठी जी। 11 बजे तक बच्चा यहीं खेल रहा था। 2:30 बजे उसकी मम्मी ऊपर आई घास करने के लिए, तो उसने उठाई वो चिट्ठी। मामले में पुलिस को अपहरण वाली चिट्ठी भी मिली है। पुलिस को परिवार के जानकार पर भी शक है। बराना से हुए बच्चे के अपहरण के मामले में अब पुलिस लगातार जांच में जुटी है। देखना होगा कि कब पुलिस के हाथ आरोपी आते हैं। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद से बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर जिक्र किया गया है। आखिर इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है, देखिए। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस आलाकमान को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें क्रॉस वोटिंग किए जाने का जिक्र है, साथ ही वोट रद्द किए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के नेताओं ने अजय माकन को विजयी बनाने के लिए तमाम कोशिशें की थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी और वोट रद्द ने कांग्रेस को हार का मुंह दिखाया। वहीं चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद से सत्ता पक्ष के नेताओं ने फिर से कांग्रेस पार्टी में फूट होने की बात कही। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान से लेकर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार किस नेता का वोट रद्द हुआ है, ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगली खबर है महाराष्ट्र से, जहां विधान परिषद चुनाव के बाद उद्धव सरकार में बड़ी बगावत होती नजर आ रही है। शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे चुनावों के बाद से शिवसेना के संपर्क में नहीं है। ऐसे में शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। कैसे, देखिए। महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे विधान परिषद चुनावों के बाद से शिवसेना के संपर्क में नहीं है, और ये मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो अकेले नहीं गायब हुए हैं, बल्कि उनके साथ 25 और विधायक शिवसेना के संपर्क में नहीं है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा दावा करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं सियासी हलचल के बाद उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई है। माना ये जा रहा है कि वो विधान परिषद चुनावों के नतीजों से नाराज हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे समेत 25 विधायकों के गायब होने पर उद्धव चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे के बाद पालघर से विधायक श्रीनिवास वनगा, अलीबाग के विधायक महेंद्र दलवी, भिवंडी ग्रामीण के विधायक शांताराम मोरे समेत 25 विधायक हैं। बनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता
राहुल गांधी से आज फिर ईडी पूछताछ करने वाली है। तो अब तक बीते एक हफ्ते के दौरान राहुल से 42 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। ने नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को आज फिर से बुलाया है। सोमवार को राहुल से करीब 12 घंटे की पूछताछ की गई। देर रात 12 बजे ईडी ऑफिस से राहुल गांधी बाहर निकले। इस मामले में ईडी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 23 जून को पूछताछ करेगी। राहुल से ईडी की टीम बीते हफ्ते सोमवार से बुधवार तक करीब 3 दिन में 30 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। 4 दिन में राहुल गांधी से 42 घंटे पूछताछ हो चुकी है। शुक्रवार को भी उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देकर उन्होंने सोमवार तक की मोहलत मांगी थी। पहले हुई पूछताछ में ईडी अधिकारी राहुल के जवाबों से असंतुष्ट नजर आए। राहुल गांधी ने कहा है, लगता है यहाँ रोज आना पड़ेगा क्योंकि पूछताछ लंबी चलेगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल के अलावा सोनिया गांधी, सुमन दुबे, सैम पिट्रोडा भी आरोपी हैं। 2 आरोपी ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा का निधन हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को जंतर मंतर पर राहुल से पूछताछ के साथ अग्निपथ योजना का विरोध किया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह में मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, के सुरेश, वी नारायणसामी जैसे नेता शामिल रहे। उधर पानीपत के समालखा में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। जहां नेशनल हाईवे 44 पर हादसा हुआ। इंटरसिटी टूरिज्म की बस ने एचआरटीसी की बस को मारी टक्कर। तेज रफ्तार की वजह से यहां पर हादसा हो गया है पानीपत के समालखा में। तो टूरिस्ट बस ने एचआरटीसी की बस को टक्कर मारी। ये हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको पानीपत के समालखा से हम बता रहे हैं। प्रदीप रेडू हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, इस हादसे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी? आ रही थी, रोडवेज की बस वहां पर खड़ी थी, तो पीछे से सारी जो टक्कर थी जबरदस्त थी कि जो बस है वो पेड़ से। इस हादसे में तकरीबन 1 दर्जन के करीब सवारियां घायल हो गई और उसके बाद सभी को के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी जी शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अब हमें दें इजाजत, बने रहें आप खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।